नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजेंद्र प्रताप सिंह अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में चर्चा करूंगा जिसके रोगियों की संख्या लगातार बढ़ते चली जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया या हाइपरलिपिडेमिया के बारे में। यानी कि अगर लिपिड की मात्रा सामान्य से ज़्यादा हो जाए, लिपिड यानी कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, वीएलडीएल वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये चारों तरह के लिपिड जो होते हैं अगर ये सामान्य मात्रा से ज़्यादा हो जाए तो इन्हें हाइपरलिपिडेमिया कहा जाता है दोस्तों। लेकिन एक लिपिड ऐसा भी होता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है और वो है एचडीएल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों, गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर कम हो जाए तब ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी बीमारी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल अगर अपनी सामान्य मात्रा में है तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। कई सारे कार्यकलापों को ये पूरा करता है, उनमें सहयोग देता है। दोस्तों, अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो ये सेल मेम्ब्रेन को बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सेल मेम्ब्रेन यानी कि जो कोशिकाएं होती हैं, यानी कि हमारे शरीर की जो सबसे सूक्ष्म यूनिट होती है कोशिका, जिस पर पूरा का पूरा शरीर आधारित है, उस कोशिका की जो बाहर वाली परत होती है उस परत का निर्माण कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही होता है। यानी कि वो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर के बनी हुई होती है। और लिपिड यानी कि कोलेस्ट्रॉल, अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाएगी तो जो निर्माण है सेल मेम्ब्रेन का वो पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा। और जब सेल मेम्ब्रेन ही नहीं होगी तो सेल का क्या एग्जिस्टेंस होगा दोस्तों। दूसरा जो इसका फंक्शन है वो है बाइल साल्ट का निर्माण करना। लीवर से पित्त बनता है यानी कि बाइल का निर्माण होता है और लीवर से बनने के बाद वो पित्त की थैली यानी कि गाल ब्लैडर में जाकर के वहां पर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस उसके अंदर होते हैं और वहां पर बाइल साल्ट उसमें मिलता है और बाइल साल्ट का निर्माण कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। अगर बाइल साल्ट की कमी हो जाएगी कोलेस्ट्रॉल की कमी होने की वजह से तो फैट का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। जो भी हम वसा युक्त भोजन लेते हैं वो भोजन पच नहीं पाएगा। जो भी हम मैदे से बनी गई चीजें या फैट का सेवन करते हैं उसका पाचन नहीं हो पाएगा दोस्तों। जो इसका अगला फंक्शन है वो ग्रंथियों के ऊपर है, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो दोनों किडनियों के ऊपर उपस्थित होती हैं, इसीलिए इन्हें सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। यहाँ से एल्डोस्टेरॉन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन्स निकलते हैं। इसके साथ साथ कॉर्टिसोल भी यहीं से सिक्रीट होता है दोस्तों। इन सभी हार्मोन के सिंथेसिस में, इनको निकालने में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो कोलेस्ट्रॉल ही है। यानी कि अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो इनकी मात्रा कम हो जाएगी, इनका सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। दोस्तों, अगर इन हार्मोन का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, चूंकि ये हार्मोन लाइफ सेविंग हार्मोन होते हैं, लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन होते हैं, तनाव से हमें बचाते हैं, इसके साथ साथ ये ब्लड को भी रेगुलेट करते हैं, ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करते हैं और वाटर बैलेंस में भी इनका बड़ा योगदान होता है। ये सभी कार्यकलाप पूरी तरीके से खराब हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे दोस्तों अगर इन हार्मोन्स की मात्रा कम हो जाएगी। और निश्चित तौर पर अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाए तो इन हार्मोन का सिंथेसिस नहीं होगा और इनकी मात्रा कम हो जाएगी दोस्तों। इसके अलावा जो टेस्टिस है, जो पुरुषों में पाया जाता है, वहां से एक हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन के सिंथेसिस में भी इसी कोलेस्ट्रॉल का ही योगदान होता है। अगर कोलेस्ट्रॉल ना हो तो टेस्टोस्टेरॉन की मात्रा कम हो जाएगी दोस्तों। ये एक पुरुषत्व वाला हार्मोन होता है, सेक्सुअल कैरेक्टर को बढ़ावा देने वाला हार्मोन होता है, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है उसमें उत्तेजना वाला हार्मोन होता है। ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी, उस मरीज को इम्पोटेंसी की शिकायत होने लगेगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर सामान्य से कम हो जाए तो ये हमारे शरीर के जितने कार्यकलाप मैंने आपको बताए उन कार्यकलापों को नहीं कर पाएगी और उस वजह से आप ढेर सारी समस्याओं से घिर जाएंगे दोस्तों, जो मैंने आपको बताई। दोस्तों, यहाँ पर अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सामान्य से ज़्यादा हो जाए तो उसका क्या कारण हो सकता है, इटियोलॉजी क्या हो सकती है, रीज़न क्या हो सकता है। अगर इसके कारण की चर्चा करें तो
फैमिलियल कॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होता है, यानी कि फैमिली टू फैमिली ये ट्रांसफर करता है। अगर माता पिता को है तो हो सकता है बच्चों में भी हो, और ये फर्दर आगे आने वाली जनरेशन में भी चला जाए। इसको फैमिलियल कहते हैं दोस्तों। तो ये भी एक कारण होता है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने का एवं अन्य लिपिड की मात्रा बढ़ने का दोस्तों। जो दूसरा कारण है वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब मोटापा। अगर कोई व्यक्ति मोटा है, अगर उसका वेट सामान्य से ज़्यादा है, उस अवस्था में भी उसका कोलेस्ट्रॉल एवं अन्य लिपिड की मात्रा बढ़ सकती है। जो तीसरा कारण है वो है डायबिटीज मेलाइटस, यानी कि मधुमेह। अगर किसी व्यक्ति को शुगर की बीमारी है, उसका शुगर सामान्य से बहुत ज़्यादा हो गया है, वैसी अवस्था में भी जो कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल एवं अन्य लिपिड की मात्रा बढ़ सकती है तथा एचडीएल की मात्रा घट सकती है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। इसके अलावा जो चौथा कारण है वो है खान पान। ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी है दोस्तों। आज के इस जीवन शैली के अंदर हम फास्ट फूड का, फैटी फूड का, तेल मसाले का सेवन ज़्यादा करते हैं। अगर हम तेल मसाला, पूड़ी पराठा, टिकिया चाट, फुल्की, डिब्बा बंद भोजन, रेड मीट, प्रोसेस्ड फूड, ट्रांस फैट या सैचुरेटेड फैट का सेवन ज़्यादा करें तो वैसी अवस्था में भी सभी तरह के लिपिड सामान्य से ज़्यादा बढ़ सकते हैं, और जो निश्चित तौर पर हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इसके अलावा सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो अगला कारण है, यानी कि आराम तलब जीवन। आज कोई भी एक्सरसाइज नहीं करना चाहता, कोई भी प्राणायाम नहीं करना चाहता है। बैठ करके सभी लोग अपना कार्य कर रहे हैं, और व्यायाम, एक्सरसाइज तो उनके जीवन से पूरी तरह से हट चुका है, दूर जा चुका है। अगर हम व्यायाम नहीं करेंगे, सिर्फ खाएंगे और काम करेंगे, वैसी अवस्था में हम वेट गेन करने लगेंगे, हम ओबेज हो जाएंगे, हमारा वजन बढ़ने लगेगा, और वैसी अवस्था में भी हमारा जो लिपिड का लेवल है, जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, वो सामान्य से ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है वो है स्ट्रेस, यानी कि तनाव। आजकल के जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ते चला जा रहा है। हम तनाव से लगातार ग्रसित होते चले जा रहे हैं। नेगेटिव स्ट्रेस हमारे माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है पूरी तरीके से, और कई सारे स्ट्रेस हार्मोन का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होते चला जा रहा है। और निश्चित तौर पर स्ट्रेस हार्मोन जहां हमारे शरीर को बचाते हैं स्ट्रेस से, वहीं अगर तनाव लगातार होने लगे तो ये ब्लड प्रेशर को भी डिस्टर्ब करते हैं, ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देते हैं, और उसके साथ साथ डायबिटीज़ भी पैदा करते हैं दोस्तों। तो वैसी अवस्था में निश्चित तौर पर अगर हम बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति में हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, तो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, लिपिड का लेवल है, वो सामान्य से ज़्यादा हो सकता है। तो ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से हम ये देख पाते हैं कि ये सभी तरह के लिपिड अपनी सामान्य मात्रा से ज़्यादा हो जाते हैं, और एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो अपनी सामान्य मात्रा से कम हो जाता है दोस्तों। आइए अब चर्चा करते हैं कि इनके लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाए, लिपिड का लेवल बढ़ जाए, तो वैसी अवस्था में किसी भी तरह के लक्षण दिखाई नहीं देते, यानी कि एसिम्प्टोमेटिक होता है सामान्य तौर पर। लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्लोज ऑब्जर्वेशन अगर किया जाए तो हम ये देख पाते हैं कि जिस व्यक्ति का लिपिड का लेवल सामान्य से ज़्यादा है, अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सर्शन कर रहा है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, तो वो जल्दी थकने लगता है, सीढ़ी चढ़ने पर हल्का हल्का हांफने लगता है, या बोलते समय ऐसा लगता है कि बहुत एफर्ट लगा करके बोल रहा है। इस तरह के सिम्टम्स बहुत ही क्लोज ऑब्जर्वेशन करने के बाद दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे मरीजों में आप ये जो अपर आईलिड है, ये अपर आईलिड में यहाँ पर गोल्डन येलो कलर का पिगमेंटेशन आप देख सकते हैं, और गोल्डन येलो कलर का यहाँ पर डिस्कलरेशन जो हो जाता है वो होता है फोम सेल के डिपोजिशन की वजह से, और फोम सेल का निर्माण निश्चित तौर पर एलडीएल की वजह से, यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही होता है। दोस्तों, यही सारी चीजें हमें उस मरीज के अंदर दिखाई देती हैं, अन्य कोई भी लक्षण शुरुआत में हम नहीं देख पाते। लेकिन अगर इसके कॉन्सिक्वेंस की बात करें कि इसका क्या भविष्य हो सकता है, अगर किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल लंबे समय तक बढ़ा रहे, ट्राइग्लिसराइड एलडीएल लंबे समय तक बढ़ा रहे, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। दोस्तों, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा भयंकर है। हमारा जो हार्ट है उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो कोरोनरी आर्टरी की वजह से होती है, और अगर कोरोनरी आर्टरी में ब्लड जो सप्लाई वो हमारे
हार्ट के मांसपेशियों को दे रही है, अगर वो कम हो जाए, ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कोरोनरी आर्टरी में अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन की वजह से, एलडीएल के डिपोजिशन की वजह से वो सक्रिय हो जाती हैं और उनमें ब्लड की सप्लाई हैम्पर्ड हो जाती है, इस्कीमिया हो जाता है। इसको हम मायोकार्डियल इस्कीमिया भी कहते हैं दोस्तों। इस्कीमिया मतलब किसी पर्टिकुलर जगह पे ब्लड की सप्लाई कम हो जाना। दोस्तों, अगर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन ऐसे ही बढ़ता रहे तो पूरी तरीके से वो धमनियों को ब्लॉक कर देता है और ब्लड की सप्लाई पूरी तरीके से रुक जाती है। और अगर ये प्रक्रिया निश्चित तौर पर मैंने बताया कि हार्ट में अगर हो रही है तो मायोकार्डियल इंफाक्शन हो जाता है, यानी कि जो हृदय की मांसपेशियां होती हैं उनकी कोशिकाएं मरने लगती हैं और जो बीमारी होती है उसे बोलते हैं हार्ट अटैक। दोस्तों, उस व्यक्ति को सप्लाई बंद होने की वजह से हार्ट अटैक आ जाता है और सप्लाई बंद इसलिए हुई क्योंकि कोलेस्ट्रॉल पूरी तरीके से डिपॉजिट होकर के उसने धमनी को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि धमनियां जब सक्रिय हो जाती है कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन की वजह से, तो अगर वहां पर किसी तरह का इरोजन हो जाए, कोई छिल जाए, तो वहां पर थक्का भी बन जाता है और थक्का जो है पूरी तरीके से उन धमनियों को बंद कर देता है और मायोकार्डियल इंफाक्शन नामक एक गंभीर बीमारी यानी कि हार्ट अटैक उस पेशेंट को हो जाता है। इतना ही नहीं, हमारी ब्रेन की धमनियों में भी सकरापन हो जाता है कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन की वजह से। और अगर ब्रेन की धमनियां सक्रिय हो जाएं तो ब्रेन को भी ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है और ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से वहां पर स्ट्रोक हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है और कई केसेस में पेशेंट की डेथ तक हो जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि एक बीमारी जो एसिम्प्टोमेटिक है, जिसमें किसी तरह का लक्षण नहीं आ रहा है और रूटीन इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद ही हम ये जान पा रहे हैं कि इसका लिपिड का लेवल, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, वीएलडीएल का लेवल सामान्य से ज्यादा है। वो अगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो कितने भयंकर कॉन्सिक्वेंसेस ला सकती है। इसीलिए जब कभी भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ दिखाई दे, तुरंत उसकी होम्योपैथिक चिकित्सा करा करके उसे सामान्य करना चाहिए। दोस्तों, ये तो आपने देखा कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, लेकिन होम्योपैथिक औषधियों के इस्तेमाल से, अगर होम्योपैथिक औषधियां इस रोग में दी जाए तो निश्चित तौर पर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सामान्य हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। दोस्तों, अगर इसके हम होम्योपैथिक उपचार की बात करें कि कौन कौन सी औषधियां इसमें दी जा सकती हैं, तो होम्योपैथिक औषधियों में जो सबसे पहली औषधि है वो है एलियम सटाइवा। दोस्तों, एलियम सटाइवा क्यू 15 बूंद सुबह, 15 बूंद शाम, 15 बूंद रात, अगर इस औषधि को प्रयोग किया जाए तो निश्चित तौर पर कोलेस्ट्रॉल एवं अन्य लिपिड की मात्रा तेजी से सामान्य होने लगती है। जो दूसरी औषधि है दोस्तों, वो है क्रेटेगस क्यू। क्रेटेगस क्यू को 15 बूंद सुबह, 15 बूंद शाम और 15 बूंद रात देने से निश्चित तौर पर बहुत ही अद्भुत लाभ मिलता है, क्योंकि क्रेटेगस जो है हृदय की अन्य बीमारियों की भी बहुत ही अच्छी औषधि मानी जाती है, महाऔषधि मानी जाती है। इसके अलावा जो तीसरी औषधि है दोस्तों, वो है कोलेस्टेरिनम 3x। कोलेस्टेरिनम 3x को हमें 4 गोली सुबह, 4 गोली शाम देना है। दोस्तों, अब मैं एक ऐसे होम्योपैथिक मिक्सचर के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसे मैंने सैकड़ों मरीजों में दे करके बहुत ही अच्छा लाभ पाया है और बहुत ही तेजी से कोलेस्ट्रॉल एवं अन्य लिपिड की मात्रा को नियंत्रित किया है। ये पूरी तरह से प्रूव्ड मेडिसिन है और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है हाइपर कोलेस्टेरिमिया या हाइपर लिपिडीमिया के लिए। दोस्तों, CLA ड्रॉप या CLA मिक्सचर MD होम्योलैब का ये प्रोडक्ट, ये दवा बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है इस तरह के केसेस के लिए। इस औषधि को 15 बूंद सुबह, 15 बूंद शाम, 15 बूंद रात हमें लेना है। दोस्तों, अगर इन औषधियों का इस्तेमाल हम 1 से 1.5 महीने तक करते हैं तो उसके बाद अगर हम अपना लिपिड प्रोफाइल यानी कि कोलेस्ट्रॉल एवं अन्य लिपिड की जांच करवाते हैं तो निश्चित तौर पे हम बहुत ही बेहतरीन इंप्रूवमेंट उसमें देख पाएंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के अंतर्गत भी आती है, तो हमें अपने खान पान को नियंत्रित करना होगा। तेल, मसाला, पूरी, पराठा, टिकिया, चाट, फुल्की, डिब्बा बंद खाना, कोई भी प्रोसेस्ड फूड, ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, इन सभी को बंद करना होगा और सादा आहार लेना होगा। दोस्तों,
और इसके साथ साथ हमें प्रॉपर एक्सरसाइज, प्राणायाम और व्यायाम भी करना होगा। अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर हम पाएंगे कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, जो लिपिड का लेवल है, वो सामान्य हो गया। दोस्तों, किस तरह का भोजन करना चाहिए ये आप मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। मैंने इसके लिए भी एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर जाकर के आप उस वीडियो को भी देखें, जहां पर आपको ये पता चलेगा कि अगर कोलेस्ट्रॉल एवं अन्य लिपिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसमें हम क्या क्या खान पान ले सकते हैं। दोस्तों, तो आपने इस वीडियो में देखा कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसका बढ़ने का कारण क्या होता है, उसमें किस तरह के लक्षण आ सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और उसमें किन किन होम्योपैथिक औषधियों का प्रयोग हम कर सकते हैं। दोस्तों, होम्योपैथिक औषधियों के बारे में मैं एक बात और बता दूं, न सिर्फ ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करती हैं, इसके साथ साथ ये जो धमनियों का सकरापन हो गया है, उसमें जो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया है, ये उसको भी कम करती हैं। यानी कि इनका टू वे एक्शन होता है। ये कोलेस्ट्रॉल एवं लिपिड की मात्रा को भी डाउन करती हैं और उसके साथ साथ ये धमनियों का सक्रियपन जो कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन की वजह से हो गया है, उसको भी कम करती हैं। जब ये एचडीएल की मात्रा को बढ़ाती हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाती हैं, तो वो धमनियों में जो सकरापन हो गया है, जो डिपोजिशन हो गया है, उसको वहां से निकाल करके वापस से ब्लड में लेकर के आने लगता है और इस प्रकार टू वे एक्शन से ये कोलेस्ट्रॉल के रोगियों को क्योर करती है, ठीक करती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखें, मैं वो बीमारी आपको समझाऊंगा और उसका होम्योपैथिक अप्रोच भी आपको बताऊंगा। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।